आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्हें सारे कंसेप्ट आते हैं बट उनके एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ पाते, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम जानेंगे कि आंसर को कैसे एक्सप्रेस करें एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत से बच्चों का ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कंसेप्ट सारे अच्छे से आते हैं बट वो अपने आंसर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दैट्स वाई उन्हें मार्क्स नहीं मिल पाते। ठीक है, तो हमें कंसेप्ट भी आना चाहिए अच्छे से और मार्क्स भी हमें कैसे लाने वो भी आना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू राइट आवर आंसर या फिर एक्सप्रेस आवर आंसर। ठीक है, तो कीप वॉचिंग टिल द एंड, आपको आपका आंसर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में बस पीसीएम सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा क्योंकि मेरे को उसका ही एक्सपीरियंस है, मैंने उससे मतलब सीखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बट मेरे को अदर सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, जैसे इंग्लिश और फिजिकल है, बट इंग्लिश और फिजिकल उसका मैं बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में, और भी आगे आपको अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का भी ऐसा नहीं मैं बंद नहीं बताऊंगा, मैं अगर आप बोलोगे मेरे से तो मैं उसके ऊपर भी स्टडी करूंगा, देन आपको भी उसके बारे में बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पीसीएम के बारे में। मतलब पीसीएम जो सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसमें हमारे आंसर को कैसे एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लेता हूँ मैथ्स के बारे में। ठीक है, मैं फर्स्ट लेने वाला हूँ मैथ्स के कुछ पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो मैथ्स वाले पॉइंट्स पे हम फोकस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है गिवन टू प्रूफ एंड सॉल्यूशन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब क्वेश्चन पूरा करके आते हैं, सॉल्यूशन पूरा डाल के आते हैं, कि स्टेप भी पूरा लेके आते हैं, बट ये लिखना भूल जाते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, एंड हमें मतलब सॉल्यूशन लिखना भूल जाते हैं, एक वर्ड सॉल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट अगर आप ये लिखोगे तो आपको पक्का फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू बट ये ट्रू है कि अगर आप लिखोगे तो आपको पक्का मिलेंगे। बाई चांस अगर आपकी थोड़ी सी बीच में थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, तो अगर आपका पूरे स्टाइल सही है क्वेश्चन पेपर का, मतलब क्वेश्चन का पूरा स्टाइल सही है, तो आपको टीचर फुल मार्क्स भी दे सकता है। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हमारे पास प्रूफ करने वाला, तो उसमें आप लिखोगे सबसे पहले गिवन, व्हाट इज़ गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, देन आप लिखोगे टू प्रूफ, अगर प्रूफ करने के लिए बोला है तो प्रूफ लिखोगे या फिर फाइंड लिख दोगे, जो फाइंड करने के लिए पूछा हो तो, एंड लास्ट में सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन डाल के देन जो आपको आता है दिमाग में, जो आपका सॉल्यूशन है एक्चुअली में, वो लिखना है इधर, सिंपल। ठीक है, तो ये बहुत बच्चे नहीं करते, ऐसे छोड़ के आ जाते हैं, जो फिर मार्क्स कट जाते हैं, फिर वो सोचते हैं हमें पूरा आता था बट मार्क्स कट गए, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो हमें ऐसे लिखना है। ओके, सेकंड पॉइंट पे फोकस करते हैं, हर स्टेप पर रीज़न। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर स्टेप पे रीज़न। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पूरा लिख देंगे बट ये नहीं लिखेंगे कि कहाँ से आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे हमने ले लिया सिमिलैरिटी के क्वेश्चन, 10th क्लास के सिमिलैरिटी का क्वेश्चन लेते हैं हम, ये फिर आप बड़े भी एग्जांपल ले सकते हो। 10th क्लास का सिमिलैरिटी का क्वेश्चन लेते हैं, तो उसमें हम जब सिमिलर दो ट्राइंगल को प्रूफ करते हैं तो हम रीज़न लिखते हैं उधर। ठीक है, और वो कि इंपॉर्टेंट भी होता है लिखना, है ना, रीज़न नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। बट बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रीज़न लिखना भूल जाते हैं, है ना, तो गलती करते हैं बहुत से बच्चे। और हम 11th क्लास के एग्जांपल ले लें, कोई सेट वाले चैप्टर ले लें, फिर परमुटेशन वाले ले, तो इसमें रीज़न लिखना पड़ता है। जैसे सपोज दैट परमुटेशन वाला ले रहे हैं हम, तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, 2 नंबर काउंट कर उनके नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम अगर लिखेंगे ही नहीं कि किस थ्योरम का हमने यूज़ करा, तो टीचर कैसे मानेगा? टीचर को तो पता है, ये बात तो पक्का टीचर को पता है कि इस थ्योरम में ये यूज़ हुआ है, बट वो आपको मार्क्स ही नहीं देगा फिर। ठीक है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, डू नॉट जंप स्टेप्स यू कैन सिंपल। देखो इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे बता देता हूँ कि बहुत से बच्चे एक स्टेप लिख दिया, फिर इंपॉर्टेंट स्टेप भी जंप कर देते हैं, उन्हें लगता है कि इससे कवर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली। बट अगर कैलकुलेशंस की बात है और सिंपल चीज़ों की बात है जिन्हें हम कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप कर सकते हैं, उन्हें जंप कर सकते हैं, तो उन्हें आप जंप कर सकते हो। जैसे सिंपल कैलकुलेशंस वगैरह होती है तो उन्हें जंप कर सकते हो आप। ठीक है, अब ये नहीं कि अगर आप कैलकुलेशन जैसे सिंपल 2 इंटू, जैसे हमें पाइप उसका जो कोन होता है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे 22/7, मान लो 14 है ये और ये 15 है, सपोज दैट। ठीक है, तो अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख दोगे इधर पॉइंट में, तो टीचर तो आपको ऑब्वियसली मार्क्स
आधा एक तो काटेगा ही पक्का, क्योंकि आपने तो डायरेक्ट ही जंप कर दिया ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको थोड़े बहुत मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है। अगर हाँ आप मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देते हो तो डिवाइड तब डायरेक्ट लिखते हो तब चलेगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट जंप करते हो तो ये नहीं चलेगा, कटते हैं इसमें मार्क्स, ये बात ध्यान रखना हो, ठीक है। अब फर्दर मूव होते हैं हम फॉर्मूला। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से ऐसे होते हैं ना कि फॉर्मूला भी नहीं लिखते, डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं बस करना एकदम से। उन्हें ये नहीं दिखता कि, उन्हें बस ये लगता है कि टाइम कम है, जल्दी जल्दी करो, बट हमें टाइम भी देखना और ये भी चीज़ देखना है लिखना कैसे है। तो फॉर्मूला ज़रूर लिखना आप, जो भी आप क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 3D आपने पढ़ा होगा 12th क्लास 3D ज्योमेट्री, तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला वगैरह होते हैं। तो आपको दो इक्वेशन दी होगी तो उनके बीच की डिस्टेंस, तो अगर आप फॉर्मूला इधर नहीं लिखोगे कि बाय दिस फॉर्मूला, तो और डायरेक्ट लग जाओगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, हाफ मार्क्स वगैरह तो कटेंगे ही पक्का, क्योंकि लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मार्किंग स्कीम में नहीं होता, बट ये तो बोर्ड के पेपर ये टीचर पे डिपेंड करता है और उसके मूड पे डिपेंड करता है और तुम्हारे आंसर शीट पे डिपेंड करता है कि किस तरह के मार्क्स आएंगे। अगर वो मार्किंग स्कीम की तरह चेक करें तो बहुत से बच्चों के जितने मार्क्स आते हैं उनमें से 15-20 कम कर लो, क्योंकि मार्किंग स्कीम में डिट्टो चेक करेंगे तो बहुतों के मार्क्स कटेंगे। टीचर खुद मार्क्स देते हैं, अगर आपको खुद मार्क्स लेना नहीं आता तो ये वीडियो देखो एंड तक, ठीक है। और क्या कर सकते हो। तो हम और किस पॉइंट पे थे, 5th पॉइंट। अब ये तो हो गया कि स्टार्ट और बीच का कैसे लिखेंगे हम। अब हम बात करते हैं एंडिंग पॉइंट, मतलब एंड कैसे करते हैं क्वेश्चन को, हम मैथ्स वाले क्वेश्चन को। तो उसमें हम एंड में जो हमसे पूछा होगा, अब बहुत से बच्चे उस जो पूछा उसको डायरेक्टली लिख देते हैं, बट हमें ये स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जिन्हें मतलब इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो 10th में हिंदी में पढ़े फिर 11th-12th में आए उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे 10 हो गया, आप 10 करके लिख सकते हो, हैंस करके लिख सकते हो, देयरफॉर, सो, ऐसे वर्ड्स अच्छे से यूज़ करके लिख सकते हो। और हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं बताई बीच में कि अगर, वैसे ज़्यादातर मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप बीच में लेट वगैरह वर्ड का यूज़ कर सकते हो, कंसीडर, एज, ऑल्सो, ऐसे वर्ड्स का आप जगह जगह यूज़ कर सकते हो बीच में जहाँ जहाँ आंसर लिख रहे हो आप। तो इनसे क्या है, आपका थोड़ा आंसर ना थोड़ा एक तरह से बोल सकते हो, आपने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अलंकार वो होते हैं जो हमारे वाक्य को एक तरह से बोल सकते हैं हम सुंदरता बढ़ाते हैं उसकी, उसको मॉडिफाई करते हैं। तो सेम हमारे जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, पहली बात तो ये आपको ध्यान से समझ लेना है, जो मैथ्स होती है उसमें आंसर्स नहीं होते, सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। आंसर नहीं होता मैथ्स में। अगर आपसे कोई पूछे कि इस क्वेश्चन का आंसर बता, तो आंसर नहीं होता, उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखना। तो मैं कहाँ पर था, अलंकार। तो सेम होते हैं, जैसे अलंकार हमारे वाक्य को मॉडिफाई करते हैं, तो सेम ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे मैथ्स के सॉल्यूशन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो आप बात ध्यान रखना। तो ये थे कुछ मैथ्स के बारे में पॉइंट्स जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे हाउ टू एक्सप्रेस आवर आंसर, ठीक है, इन बोर्ड एग्जाम्स, इन एनी एग्जाम्स, ठीक है, वो PCM। अब मैं बात करूँगा केमिस्ट्री की, तो उसको ध्यान से देखना और अच्छे से समझना और दिमाग में बैठा लेना कैसे लिखना है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री वैसे मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ केमिस्ट्री इस चैनल पे, बट मैं केमिस्ट्री के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी थी, क्वाइट थोड़ी सी अच्छी थी, तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए उसके भी। देखो फर्स्ट पॉइंट की न्यूमेरिकल्स। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, आपको पता ही होगा कि जो केमिस्ट्री है हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। फिजिकल में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरी कम ही होती है इसमें, थ्योरी कम ही आती है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन न्यूमेरिकल्स को तो आपको जैसे मैथ्स में मैंने बताया गिवन प्रूफ वगैरह उस तरीके से अगर आप करते हो तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। अगर आप उसमें डायरेक्टली लिखते हो, बट डायरेक्टली लिखते हो तभी भी चलेगा, पर आपको गिवन वगैरह तो लिखना ही है। तो न्यूमेरिकल्स वाला पॉइंट तो मेरे को बस इतना ही बताना था कि आप सेम मैथ्स की तरह लिखोगे तो तभी भी चलेगा एकदम अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उसमें सेम पूरी मैथ्स ही होती है और उसमें भी रीजन्स लिखने होते हैं आपको, उसमें भी फॉर्मूलाज लिखने होते हैं, सब कुछ करना होता है आपको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं लेता हूँ सेकंड पॉइंट, उसमें यूज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ले लो, इनऑर्गेनिक के फिजिकल के, ठीक है। आप फिजिकल के ले लो कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे सॉल्यूशन है तो उसमें जैसे हम कुछ भी शायद एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैं ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, कंडक्टिविटी वगैरह होती है, उसकी डेफिनेशन पूछ लिया, फिर
ये पूछ लिया हमसे किसी कोई लिक्विड का नाम दे दिया और उसकी कंडक्टिविटी कम क्यों होती है, ज़्यादा क्यों होती है, तो उसमें रीजंस होते हैं ना बहुत सारे। तो रीज़न हमें कैसे लिखना है, बड़ा चढ़ा कर लिखना है, फिर छोटा। तो केमिस्ट्री में एक चीज़ आप ध्यान रख लेना अच्छे से, वो ये है कि आपको आंसर्स केमिस्ट्री में शॉर्ट ही लिखने हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 नंबर के क्वेश्चन को भी शॉर्ट में लिखो, उसके अलग तरीके हैं, ठीक है। बट जो 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हमें केमिस्ट्री में मेनली जो टीचर होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छांटता है। जैसे आपकी कॉपी दिखी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट छांटेगा एकदम से। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। अगर आपके पास कोई अलग पेन है तो आप उससे कर सकते हो, बट ज़्यादा ब्लू पेन से ही ऐसे रगड़ के कर देगा तो उससे हो जाता है, एकदम से हाईलाइट हो जाता है। वो टीचर को वो दिखेगा डायरेक्ट, वो चेक करेगा और पूरे मार्क्स, ठीक है। आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं देखेगा फिर वो, ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, इंग्लिश नहीं है। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी इसमें बहुत कम देखी जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी ग्रामर एकदम बेकार कर दो, बट थोड़ी देखी जाती है। आपके मेन पॉइंट्स में ज़्यादा फोकस करा जाता है, इसलिए जो आपको पढ़ा भी रहा होगा केमिस्ट्री, तो वो आपको मेन पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बताता है, ठीक है। फोकस करा होगा आपने कभी। तो अब अगले पॉइंट में बढ़ते हैं हम, कन्वर्जेंस रिएक्शंस। मैंने देखा है बहुत से जो बच्चे होते हैं, कन्वर्जेंस रिएक्शन जो होते हैं उसमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाते हैं, तो 1-2 स्टेप वो जंप कर देते हैं बीच में। वो बोलते हैं क्योंकि ये तो सिंपल था, सबको पता है, बट टीचर को पता है कि ये स्टेप आना चाहिए, आपको भी पता है स्टेप आना चाहिए, तो फिर आया क्यों नहीं, तो मार्क्स तो कटने चाहिए ना। तो इसलिए आपको कन्वर्जेंस रिएक्शन में तो बिल्कुल स्टेप नहीं करना जंप, एंड आपको कन्वर्जेंस रिएक्शन में उस रिएक्शन का ऊपर नाम भी लिखना है, ठीक है। और हो सके तो आप वो भी लिख सकते हो कि किस टाइप का कंपाउंड है, उसका सिंपल फार्मूला भी लिख सकते हो आप, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर ना बना चाहो तो सिंपल फार्मूला लिख सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं हम, हर रिएक्शन में एग्जाम्पल ज़रूर दो। अब जैसे सपोज दैट कि इनऑर्गेनिक है, उसमें आपसे किसी ग्रुप के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आपने रीज़न लिख दिया अच्छे से, तो अगर आप उधर एग्जाम्पल करके भी लिखोगे ना नीचे थोड़ा सा एग्जाम्पल, तो इससे टीचर को थोड़ी खुशी मिलती है। आपको अपना आंसर तो दे के ही आना है 100%, अपना 100% दे के आना है, बट कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना जिससे आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आ सके। मतलब उन चीज़ों के मार्क्स नहीं मिलते, बट उनसे क्या होता है, आपको ना टीचर जो चेक करते हैं उस पर अच्छे इफेक्ट जाता है, उन्हें लगता है कि बच्चे को नॉलेज है तो इसको मार्क्स देने चाहिए अच्छे। अगर आपकी कहीं आगे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी भी, तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं टीचर। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा हर बार कि किसी का 2 मार्क्स गलत हो गया, किसी का 3 मार्क्स का, बट फिर भी उसके 99 आ गए, 98 आ गए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने सारे क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट किए हैं, अच्छे से वेल डिज़ाइन फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको मार्क्स मिल गए हों, एक्स्ट्रा मार्क्स जिन्हें बोलते हैं, इसलिए मिलते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। और डिज़ाइन करने का मतलब ये नहीं कि आप 2-3 पेन लेके जाओ और पूरा पत्ते वत्ते बना दो, ये सब ऐसे नहीं होता। आपको सिंपल लिखना है, ठीक है, बट थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे और ऐसी चीज़ें भी कई बार लिखनी पड़ेंगी जिनके मार्क्स नहीं होते, बट आपको उनका इनडायरेक्टली इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी की तरह हम फिज़िक्स पे बढ़ते हैं। फिज़िक्स के बारे में हम देखते हैं थोड़ा। फिज़िक्स में क्या है कि एक तो थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है और थोड़े इफेक्ट्स भी ज़्यादा हमें डालने पड़ते हैं इसमें। तो फर्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो है न्यूमेरिकल्स। इसमें भी न्यूमेरिकल्स होते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको उसी टाइप से करने हैं जैसे मैंने केमिस्ट्री के बताए, क्योंकि इसमें भी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल होते हैं सारे। आपको एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है, जो उससे डिफरेंट है वो ये है कि आपको इधर डायग्राम भी बनाना है। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में, हर न्यूमेरिकल में अगर डायग्राम है, बन सकता है, तो आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि डायग्राम से न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर एक बार हमारे सर थे एक, उन्होंने हमें बताया कि अगर आपने फिज़िक्स में डायग्राम अच्छे से बना लिया और समझ लिया उसको, तो आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। तो उनकी बात सच भी थी, ये सही है, अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना ली तो आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। फिज़िक्स में ये अच्छा सा फैक्ट है एक, अकॉर्डिंग टू माई सर, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस देखो, फिज़िक्स में जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेन पॉइंट्स भी होते हैं और कुछ हमें एक्स्ट्रा भी लिखना होता है, ठीक है। तो फिज़िक्स का क्वेश्चन केमिस्ट्री की तरह बिल्कुल नहीं होता है, इसमें हमें लॉन्ग आंसर भी लिखना पड़ जाता है कभी कभी, और कभी कभी शॉर्ट में भी चल जाता है। इसमें क्या होता है, हमें जैसे एक चीज़ लिख दी तो हमें उसका भी रीज़न देना है, दूसरी चीज़ लिख दी उसका भी रीज़न। केमिस्ट्री में हम मेन पॉइंट्स लिखते हैं, है ना, बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखते हैं, जिससे टीचर को चेक करने में वो मतलब अच्छा नहीं लगता। बट फिज़िक्स में हमें जो लिखा हमने उसका भी आगे रीज़न देना पड़ता है, तो थोड़ा आंसर लॉन्ग बन जाता है, ठीक है। बट हमें इसमें आंसर तो अब कोई भी लर्न नहीं करता, समझते ही हर कोई, बट हमें केमिस्ट्री वाला नहीं करना, इधर हमें लॉन्ग आंसर लिखना है इसमें,
ठीक है। बट अगर कहीं कहीं शॉर्ट की ज़रूरत है तो शॉर्ट लिख सकते हो आंसर आप, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे फोकस करते हैं हम, डेरिवेशन। हाँ, डेरिवेशन में बहुत से बच्चे सोचते हैं डेरिवेशन में कि मतलब कोई उन्हें पढ़ा देता है शॉर्टकट वाला डेरिवेशन, वो बुक में थोड़ा लॉन्ग कट वाला है, और वो सोचते हैं कि हमारा भी सही है। बट डेरिवेशन में कभी भी शॉर्टकट यूज़ मत करो। अगर वो सही है और थोड़ा बड़ा है, डेरिवेशन का मतलब ये होता है पूरा डिराइव करो, तो डेरिवेशन कभी शॉर्ट नहीं हो सकता किसी का भी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट। तो आपको डेरिवेशन ना हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करके लिखना है आपको डेरिवेशन, ठीक है, जिससे कि एक तो क्वेश्चन की लेंथ कंप्लीट हो जाए ऊपर से, और क्वेश्चन पूरा कवर भी हो जाए अच्छे से। और डेरिवेशन में आपको डायग्राम भी अच्छे से बनाने हैं, डायग्राम से ही डेरिवेशन पूरा होता है, ठीक है। उसमें थ्योरी भी आप लिख सकते हो थोड़ी बहुत, और इतना थ्योरी मत लिखना। जो डेरिवेशन होता है उसमें इतनी थ्योरी नहीं लिखते, सिंपल चल जाता है। डेरिवेशन में हमें डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं हम, डोंट यूज़ शॉर्टकट, ये तो मैंने पहले ही कवर कर चुका हूँ। एंड डायग्राम जरूर बनाना, ये भी हो गया हमारा। अंडरलाइन मेन पॉइंट्स, अंडरलाइन जैसे केमिस्ट्री में बताया, इधर भी मेन पॉइंट्स की, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया आपको कि मेन पॉइंट्स इधर भी देखे जाते हैं, बट हमें रीज़न देना पड़ता है हर चीज़ का। केमिस्ट्री में हम मेन पॉइंट्स डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट अंडरलाइन। इसमें भी अगर आप मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करते हो तो वो भी एकदम अच्छी चीज़ है, ठीक है, आंसर पाने के लिए, मतलब मार्क्स पाने के लिए, सॉरी। तो अंडरलाइन भी आपको करना है अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे तीनों सब्जेक्ट के जो मेन पॉइंट्स थे हाउ टू एक्सप्रेस आंसर के, आपको पसंद आए होंगे और आप इनको अप्लाई करना, ठीक है। अगर इफेक्टिव लगे तभी अप्लाई करना, वरना और भी अगर आपको नहीं लगे तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं भी इम्प्रूव कर लूँगा, आपके लिए भी हो जाएगा, ठीक है, औरों के लिए भी हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, इफेक्टिव लगे या ना लगे, बट ट्राई ज़रूर करना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। और आपको इस चैनल पे ऐसी स्टडी टिप्स मिलती रहेंगी, तो इस चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसी स्टडी टिप्स और डीप मैथ्स कंसेप्ट वाली वीडियो में। गुड बाय।